हेलो एवरीवन, कैसे हो गाइस आप सभी। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की क्लास में अगेन हम मोस्ट इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके प्रैक्टिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड रहेंगे और अदर ब्रांचेस से। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। मैं ये बता दूं भाई, आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो, एचटेट है, जैसे कि आपका DSSS है, KVS है, NVS है, तो ये वो क्वेश्चंस है जो डिफरेंट एग्ज़ाम्स में बार बार रिपीट होते हैं और बार बार इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से कीजिएगा, तो क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको आगे आने वाले एग्ज़ाम्स में मार्क्स दिलाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी स्थित है। तो आपको बताना है भाई, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ पर स्थित है। तो देखते हैं ऑप्शंस, न्यू दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलुरु या देहरादून। तो इसका राइट आंसर रहेगा हैदराबाद। हैदराबाद में पड़ती है आपकी नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी। अब इसके साथ साथ कुछ और एजेंसियों के नाम आप राइट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। एक आती है भाई आपकी, जो कि मैंने अभी अभी आपको बताया, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी हैदराबाद में। एक है आपका रिमोट सेंसिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। रिमोट सेंसिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ये पड़ेगा आपका देहरादून में, उत्तराखंड के देहरादून में। इसरो को आप सभी जानते हो अच्छे तरीके से। इसरो जो है, इसका जो हेड क्वार्टर है वो बेंगलुरु में है, और DRDO यानी DRDO जो कि आपका डिफेंस से रिलेटेड है, इसका भी जो हेड क्वार्टर है वो हैदराबाद में है। तो ये चारों के आप लर्न कर लेना, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, जीके में तो खासकर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भाई, ओपिसोमीटर का यूज़ किया जाता है। तो जो ओपिसोमीटर है उसका यूज किस में किया जाता है। तो ओपिसोमीटर जो आपके रेल मार्ग होते हैं, आपकी सड़क होते हैं, इनके सहारे जो टेढ़े मेढ़े रास्ते होते हैं ना, उनकी दूरी मापने के लिए ओपिसोमीटर का यूज किया जाता है। तो दूरी मापन में, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C। तो दूरी को मापने में ओपिसोमीटर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वृहद मापक मानचित्र है। देखो, अब यहाँ पर हमारे से क्या पूछा गया है, वृहद मापक मानचित्र। और मैंने आपको बहुत बार ये चीज़ समझाई है कि वृहद और लघु मापक मानचित्र क्या होगा, किस तरीके से इनमें आपको चीज़ों को डिफाइन करना है, कैसे इनको समझना है, ये सारी चीज़ें। तो चलिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं। एटलस के नक्शे, स्थलाकृतिक मानचित्र, भित्ति मानचित्र या खेत का नक्शा। अब देखो, वृहद जो मापक मानचित्र होगा वो आपका भाई ऐसा मानचित्र होगा जिसमें छोटे से एरिया को वृहद यानी बड़ा, तो बहुत बड़ा करके दिखाया जाता है छोटे से एरिया को। तो देखो, एटलस में तो हमारे बड़े बड़े वर्ल्ड के मैप भी होते हैं। टोपोग्राफिकल सीट में आपका पूरा डिस्ट्रिक्ट, पूरा गांव, उनके मैप होते हैं। भित्ति मानचित्र जो आपके दीवारी मानचित्र होते हैं, जो दीवार पे, जैसे इंडिया का मैप हो गया, वर्ल्ड का मैप हो गया। खेतों का नक्शा, अब हम बात करें, देखो खेतों का नक्शा यानी खेत हमारा छोटा सा और उसको बहुत बड़ा करके दिखा देते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर D। ठीक है, क्योंकि ये तीनों तो आपके पूरे वर्ल्ड के मैप भी हम इनमें दिखा सकते हैं, बट खेतों के नक्शे में पूरा वर्ल्ड का मैप थोड़ी ना आएगा। तो वृहद मापक यानी बड़े लेवल पे जो होता है वो। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, इर्गोग्राफ के प्रणेता थे। इर्गोग्राफ के प्रणेता कौन थे भाई। तो गैडीज, प्रणेता यानी बनाने वाले, ठीक है, गैडीज, लोबेक, ओगलपी या रॉबिन्सन। तो हम बात करें तो ए गैडीज महोदय ने बनाया था इर्गोग्राफ। तो इर्गोग्राफ के प्रणेता थे ए गैडीज महोदय। इर्गोग्राफ, अर्गोग्राफ, देखो इर्गोग्राफ जो होता है, जो साल में किए गए काम की गणना करता है, काम यानी वर्क को मेजरमेंट करता है। ठीक है, वर्क को, एक साल में किए जाने वाले काम को। नेक्स्ट आता है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। आपको बताना है इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी रोंग है। चलिए देखते हैं। आइसोबार, बिल्कुल करेक्ट। वायुदाब, आइसोबार से हम वायुदाब को मापने वाली जो लाइन खींची जाती है, ठीक है, हमारे वर्ल्ड के मैप में, इंडिया के मैप में, तो जो वायु को मापने के लिए जो लाइंस होती हैं उन्हें आइसोबार लाइंस बोलते हैं। गॉट इट। हिंदी में बोलते हैं समदाब रेखाएं। वर्षा,
आइसो हाइट, बिल्कुल करेक्ट। आइसो हाइट यानी समान वर्षा वाले एरिया को मिलाने वाली रेखाओं को आइसो हाइट के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा, आइसो हेलाइन, बर्फ और वर्षा, ये गलत है भाई। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि आइसो हेलाइन का संबंध खारेपन से होता है, क्योंकि समान लवणता वाले एरिया को मिलाने वाली जो रेखाएं हैं उन्हें आइसोहेलाइन कहते हैं। तो समुद्री जल में खारेपन की समान मात्रा को वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं आइसोहेलाइन लाइन, हिंदी में इसे बोलते हैं समलवन रेखा। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यही गलत दिया है। आइसोबाथ गहराई, बिल्कुल करेक्ट। बाथ यानी गहराई में एक समान गहराई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को आइसोबाथ लाइन कहते हैं। तो ये तीन तो करेक्ट है, वायुदाब, वर्षा और गहराई वाला, ठीक है। बट आइसोहेलाइन होती है भाई समलवन रेखाएं, जो समान खारेपन वाले एरिया को मिलाने वाली रेखाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अगेन हमें मिलाना है चीज़ों को। एक तरफ आपको सैटेलाइट दी गई है, दूसरी तरफ आपको हाइट दी गई है। तो आपको बताना कौन सी सैटेलाइट किस हाइट पर छोड़ी जाती है, ठीक है, किस हाइट पर होती है। तो चलिए देखते हैं। तो देखो, IRSIA स्पोर्ट 3 लैंडसैट इनसैट सीरीज़। इनसैट सीरीज़ की बात करें तो जो इनसैट सीरीज़ है वो आपकी 36,000 किलोमीटर की हाइट पर है, ठीक है। इनसैट सीरीज़ जितनी भी है आपकी सारी की सारी 36,000 किलोमीटर की हाइट पर है, क्योंकि ये आपकी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, यानी भूस्थैतिक सैटेलाइट है, और जो कि आपकी 36,000 किलोमीटर की हाइट पर ही छोड़ी जाती है। नेक्स्ट हम बात करें IRSIA, तो ये 932 किलोमीटर की हाइट पर छोड़ी जाती हैं। IRSIA 932 किलोमीटर। स्पोर्ट 3 की बात करें तो ये 832 किलोमीटर की हाइट पर छोड़ी जाते हैं, और लैंडसैट भाई आपके 705 किलोमीटर की हाइट पर छोड़े जाते हैं, ठीक है। तो याद रखना, इनकी हाइट एग्जाम में पूछी जाती है, और एनसेट सीरीज़ की तो आ चुकी है एग्जाम में, बाकी सबकी आ सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन भूतुल्यकालिक उपग्रह है, यानी जियो स्टेशनरी आपको बताना है इसमें, ठीक है। भूतुल्यकालिक यानी आपके जो जियो स्टेशनरी है वो। तो यहाँ पर हम बात करें तो भाई आपके लैंडसैट तो है नहीं, मीट्रियो ओसेट, IRS किटसैट, राइट आंसर रहेगा मीट्रियोसैट। मीट्रियोसैट क्या है? मीट्रियोसैट है ना, एक बार एग्जाम में भी आया था कि मीट्रियोसैट क्या है। तो जो मौसम संबंधी हमें जानकारी देते हैं ना, जो ऐसे सैटेलाइट जो हमें वेदर से रिलेटेड जानकारी देते हैं वो होते हैं मीट्रियोसैट सैटेलाइट, और ये आपके भूतुल्यकालिक सैटेलाइट है जो कि हमें वेदर से रिलेटेड हमें क्या देते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं। लैंडसैट क्या है? लैंडसैट ये पृथ्वी संसाधन, जो हमारे पृथ्वी पर जितने भी रिसोर्सेज हैं उनकी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ये आपकी सैटेलाइट है, और ये छोड़ी गई थी USA के नासा विभाग द्वारा। ये सैटेलाइट आपकी क्या करती है? लैंडसैट करती है रिसोर्सेज मैनेजमेंट में बहुत ही जो यूजेस आंकड़े हैं, जो आपको डेटा है वो उपलब्ध कराती है। ये सैटेलाइट इस प्रकार से बनाए गए हैं जिससे हमें क्या होता है ना, पृथ्वी से हमारा जो लैंड एरिया है उसके तथ्यों का हमें मानचित्रण मिल जाता है, और सब कुछ हम अंतरिक्ष में ही इन्हें कर सकते हैं। तो एक तरीके से हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनके मैनेजमेंट के लिए बनाए गए हैं लैंडसैट, जो कि USA के नासा विभाग द्वारा छोड़े गए हैं। गॉट इट? आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन GIS का अवयव है? आपको बताना है कौन सा GIS का अवयव है। तो चलिए देखते हैं भाई। आंकड़ा निवेश परमाणु उप पद्धति, आंकड़ा प्रतिवेदन उप पद्धति, आंकड़ा भंडारण और पुण्य प्राप्ति उप पद्धति, आंकड़ा युक्तिक्रियता और समीक्षा उप पद्धति। तो यहाँ पर देखो, GIS का अवयव है, यानी एक आप ये कह सकते हो GIS का काम है या क्या करता है। तो GIS क्या करता है? आंकड़ों को लेता है, उनको स्टोर करता है, और उनकी अगर हम बात करें तो उन्हें दोबारा से भी प्राप्त करता है। ये सारी पद्धति किस में होती है? GIS में होती है। जिसे बोलते हैं जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो ये आंकड़ों का भंडारण करता है। पुण्य प्राप्ति उप पद्धति ये GIS का अवयव है। GIS जिसे हिंदी में इसकी फुल फॉर्म होती है भाई भौगोलिक सूचना तंत्र, इंग्लिश में बोलते हैं जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। एक ऐसा आपका सिस्टम होता है जो कि आपका पूरी तरीके से किस पर आधारित होता है? कंप्यूटर बेस्ड होता है, और इसमें आपकी जो डेटा होता है उनको प्राप्त किया जाता है, उनको लिया जाता है, फिर उन पर एनालिस किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है, डेटा पर वर्क किया जाता है। GIS से हम जो वन क्षेत्र है, हमारे फॉरेस्ट एरिया हैं, जो हमारी प्रमुख सड़कें हैं, जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन बाउंड्रीज़ हैं, उन सबको दर्शाना, उन सबको देखना बड़ा आसान हो जाता है GIS से। और जो हमारी भूमि सूचना प्रणाली होती है, GPS वगैरह होती है, या पर्यावरण सूचना प्रणाली होती है, ये सारे आपके प्रमुख एग्जाम्पल है GIS के ही। गॉट इट? तो समझ गए GIS क्या होता है।
नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, वेक्टर और रोस्टर डेटा का उपयोग किस में किया जाता है। तो वेक्टर और रोस्टर डेटा भाई ये आपके जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम में यूज किए जाते हैं। आपने इनसे रिलेटेड शीट्स भी बनाई हुई हैं जब आपने एमए वगैरह की थी, एमएससी की थी, जो भी किया था आपने। तो ये जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी जीआईएस में ही यूज होता है वेक्टर और रोस्टर डेटा, जिसमें आपने इस तरीके के बॉक्स बनाए थे ना, वही था हमारा, ठीक है, ये बॉक्स बनाए थे ना हमने, यही था हमारे वेक्टर और रोस्टर डाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा सूची 1 सूची 2। चलिए देखते हैं, दोबारा से हमें मिलान करना है। यहाँ पर हमारे अलग अलग भूमि उपयोग लक्षण है और उनके पारंपरिक रंग रूट है, यानी आप मैप में किस एरिया को किस रंग से दिखाओगे, ये क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कृषि क्षेत्र को, यानी कल्चरल कल्चरल नहीं, जो आपका एग्रीकल्चर एरिया है उसको। तो एग्रीकल्चर एरिया को भाई देखो 5 ऑप्शन है, पाँचों देख लेते हैं। एग्रीकल्चर एरिया की बात करें तो एग्रीकल्चर एरिया को दिखाया जाता है हमेशा येलो कलर से मैप के ऊपर, ठीक है। और जलाशय यानी पानी को तो हमेशा ब्लू कलर तो नीले कलर से दिखाया जाता है। निर्मित यानी कुछ भी नया बन रहा है तो उसको हम दिखाते हैं रेड कलर से, सॉरी ये ब्लू से कहाँ मिल गया, रेड कलर से, ठीक है। 1 मिनट मैं एक बार और फिर से मिला देती हूँ। कृषि क्षेत्र पीले रंग से, जलाशय आपके नीले रंग से, निर्मित आपके लाल रंग से, अकृषि अवशिष्ट यानी ऐसी बंजर टाइप भूमि उसको हम दिखाते हैं भाई भूरे रंग से, ठीक है। तो हरे रंग से तो हमारा जो ग्रीनलैंड होते हैं उनको दिखाते हैं, इतना याद रख लेना, हरे रंग से ग्रीनलैंड वाले एरिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है यानी रोंग है। आइसो हाइट की हम बात करें वर्षा, तो बिल्कुल करेक्ट भाई। आइसो बार आपके दबाव वाले एरिया को बिल्कुल ठीक है ये। आइसोथर्म आपके समान तापमान वाले एरिया को, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। गलत बताना हमें, आइसोहेल आपके लवणता वाले, समान लवणता वाले एरिया को दिखाते हैं, आर्द्रता वाले को नहीं दिखाते। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, योजना आयोग और राष्ट्रीय दूरस्थ संवेदन एजेंसी ने भारत को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया है। तो ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में पूछा गया था एक बार एचटेट में, ठीक है। तो ये भाई आपके 15 रहेगा इसका राइट आंसर। जो योजना आयोग है, जो प्लानिंग कमीशन है, ठीक है, इसकी हम बात करें तो भारतीय संविधान में तो इसका कोई भी उल्लेख नहीं है। ये आपकी एक, ये कह सकते हैं एडवाइस देती है गवर्नमेंट को, एक ऐसी संस्था है। और इसके स्वरूप में और इसके अगर हम इसके नेचर में बात करें तो टाइम में गवर्नमेंट चेंज भी करती रहती है। तो इस योजना आयोग द्वारा जो आपकी राष्ट्रीय दूर संवेदन एजेंसी है ना, इन्होंने भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा, अलग अलग जलवायु एरिया में। तो 15 याद रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अगेन हमें मैच करना है चीज़ों को। एक तरफ है प्रदर्शन विधि, एक तरफ है उपयोग, यानी मैप के अंदर आप किस विधि का, किस मेथड का यूज करोगे ये अलग अलग चीज़ें दिखाने के लिए। चलिए तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले भाई आपका बिंदु मानचित्र है। तो और मैंने ये चीज़ आपको बहुत बार बताया कि डॉट मेथड से हम एक ही चीज़ दिखाते हैं, हमारी पॉपुलेशन को। तो पॉपुलेशन को सबसे ज़्यादा दिखाने के लिए डॉट मेथड का ही यूज होता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा जनसंख्या विन्यास। नेक्स्ट आता है चक्रा रेखा। तो चक्र रेखा अगर हम इसकी बात करें तो इसके द्वारा हम दिखाते हैं भूमि उपयोग आंकड़े, अलग अलग भूमि को उपयोग करने के लिए जो डेटा होता है उसको दिखाने के लिए चक्रा आरेख का यूज होता है। नेक्स्ट आता है वर्णमात्री। वर्णमात्री के द्वारा दिखाते हैं भाई हम क्या, जनसंख्या घनत्व। वर्णमात्री यानी आपकी जो पॉपुलेशन डेंसिटी है उसको दिखाने के लिए ये आपकी वर्णमात्री, अलग अलग शेड्स का यूज़ किया जाता है, इसलिए वर्णमात्री जो विधि होती है इसे शेडिंग मेथड भी कहते हैं। और लास्ट आता है भाई आपका समताप रेखाएं। तो समताप रेखाओं के द्वारा तापमान का वितरण दिखाया जाता है मैप के अंदर। तो अलग अलग तापमान को दिखाने के लिए समताप रेखाएं खींची जाती हैं, जिसे आइसोथर्म लाइन भी कहते हैं। तो ये था इसका राइट मैच। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भाई आपका, अगेन हमें मैच करना है चीज़ों को। तो चलिए देखते हैं मैप में हम किस चीज़ को किससे दिखाएंगे। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। और देखो इस तरीके के क्वेश्चन मैं क्यों लेके आती हूँ ज़्यादा, क्योंकि ये एक क्वेश्चन में आपके 4 क्वेश्चन कवर होते हैं, जो आपको आगे आने वाले एग्जाम में काफ़ी बेनिफिट रहेंगे। तो सबसे पहले आता है भाई सम्मान रेखा। तो जो सम्मान रेखा है उससे हम क्या दिखाते हैं। तो सम्मान रेखा यानी समान मूल्य को दिखाने वाली रेखा, यानी समक्रामी प्रकृति का जो आपका विन्यास है वो दिखाया जाता है,
ठीक है। समक्रमी यानी श्रम क्रम की जो रेखाएं हैं उनको दिखाती हैं। बिंदु मैप यानी आपकी वही जनसंख्या को दिखाने वाली रेखाएं। विकिरण आरेख आपका दिखाता है, जैसे आपका भाई लोरेंज वक्र भी है, ये हमारा दिखाता है कोरिलेशन को यानी सह संबंध को। तो विकिरण जो आरेख होता है, डायगोनल जो होता है, ये आपका सह संबंध की प्रकृति को दिखाता है। तारेख आरेख आपकी पवनों की दिशा को दिखाता है, यानी आपका जो स्टार डायग्राम है आपके किसको दिखाता है, पवनों की दिशा को दिखाता है। तो ये था इसका राइट करेक्ट मैच। नेक्स्ट है आपका अगेन मैच इट है। ये आपकी अलग अलग हम बात करें तो आपके सैटेलाइट्स हैं और आपको बताना कौन सी सैटेलाइट कौन से कंट्री की है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, एचटेट में भी और DSSP में भी आ चुका है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करें स्पोर्ट। भाई स्पोर्ट अगर हम बात करें तो ये तो फ्रांस की है सैटेलाइट, गोस USA की है। और मैट्रियोट 3 रशिया की है, जिसे हम सोवियत संघ भी बोलते हैं। इनसेट हमारे इंडिया की है, जो कि आपकी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है। तो स्पोर्ट फ्रांस की है, गोस USA की है, मेट्रियो 3 आपके रशिया की है और इनसेट भारत की है। और मीट्रियोर ये आपकी सैटेलाइट होती है जो मौसम संबंधी हमें जानकारी देते हैं, ये भी याद रखिएगा आप। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, यदि ग्रीनविच 0 डिग्री देशांतर रात्रि के 12 बजे हैं तो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या समय होगा, जो कि काहिरा है उसमें क्या समय होगा। तो देखो 0 डिग्री पर हमारे बजे हैं भाई रात के 12, तो आपको जाना है पूर्व की ओर और पूर्व की ओर जाना है आपको 30 डिग्री पर। तो ये 15 डिग्री, ये 30 डिग्री। मैंने आपको बताया था कि 15 डिग्री पार करते ही 1 घंटे का अंतर आ जाता है, क्योंकि 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट लगते हैं। तो 15 डिग्री देशांतर को पार करने में 15 चौके 60 मिनट का समय लगता है, यानी 1 घंटा। अब यहाँ पर बजे भाई रात के 12, तो 15 डिग्री पर बजेंगे आपके सुबह का 1, ठीक है, और 30 डिग्री पर बजेंगे सुबह के 2। तो यानी रात के 2, वैसे तो सुबह ही स्टार्ट हो जाती है, बट यहाँ पर रात्रि है, तो रात के आपके 2 बजेंगे। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये आपका हाउ टू कैलकुलेट टाइम है, जो कि मैंने यूट्यूब पर भी बहुत बार पढ़ा रखा है और कोर्स में तो मैंने चीज़ों को डिटेल में कराई रखा है। हाँ जी, अगर किसी बच्चे को PGT और नेट ज्योग्राफी का कोर्स लेना है तो वो अचीवर्स एकेडमी के साथ जुड़ सकते हैं। अचीवर्स एकेडमी पर आपका पूरा का पूरा कोर्स अवेलेबल है। इसके साथ फ्री आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, ठीक है। उसके साथ आपके प्रैक्टिस सेट, लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशंस और आपको टेस्ट सीरीज दी गई जाएंगी। तो बहुत कुछ है आपके लिए, ठीक है, और प्रैक्टिस सेट भी हैं। तो ये सब कुछ अगर आपको करना है एग्ज़ाम से पहले, कई बच्चे कहते हैं कि अभी तो एचटेट का बहुत थोड़ा टाइम है, तो कोर्स होगा या नहीं होगा। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप दिन की 2 वीडियो भी देखोगे ना, आज भी कोर्स परचेज़ करते हो, नवंबर में भी परचेज़ करते हो, दिन की 2 वीडियो भी देखोगे और मेरे साथ लिंक में जुड़े रहोगे, तो आपका पूरा कोर्स 1 मंथ में भी कंप्लीट हो जाएगा। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी ना उसी तरीके से आपको क्या पढ़ना है, क्या करना है, क्या लेके चलना है, क्या छोड़ना है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको सजेस्ट करूँगी। अगर किसी को चाहिए तो वो 972877, ठीक है, 1666 इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट कर सकता है। आपको नोट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे PGT और नेट के, अगर किसी बच्चे को चाहिए और आपको कोर्स लेना है तो अचीवर्स एकेडमी पर आप जा सकते हो। हाँ जी, इसके साथ साथ अगर किसी बच्चे को TGT SST के नोट्स चाहिए तो वो भी अवेलेबल है भाई, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स चारों की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भाई, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किन द्वीपों के नज़दीक से गुजरती है, ये आपको बताना है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है यानी आपकी इंटरनेशनल, अगर हम बात करें तो आपकी डेट लाइन है। तो इंटरनेशनल डेट लाइन की बात करें, तिथि रेखा है ना, तो इंटरनेशनल डेट लाइन की बात करें तो ये आपकी अगर हम देखें तो हवाई द्वीप, कुक द्वीप, फिजी द्वीप और सेंटा क्रूज द्वीप। तो चलिए, तो भाई हवाई द्वीप से तो जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है, जो कि प्रशांत महासागर में है। सेंटा क्रूज द्वीप से भी गुजरती है, कुक द्वीप से भी गुजरती है, बट फिजी द्वीप से आपकी जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा वो नहीं गुजरती, ठीक है। अच्छा रुको सेकंड, सॉरी मैंने, अरे 1 मिनट। हवाई द्वीप तो आपका प्रशांत महासागर में है। हवाई द्वीप, कुक द्वीप, सेंटा क्रूज द्वीप इनसे नहीं गुजरती, फिजी द्वीप से गुजरती है। थोड़ी कन्फ्यूजन हो गई थी। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा फिजी द्वीप के नज़दीक से गुजरती है। क्वेश्चन ये किसके नज़दीक से गुजरती है, क्योंकि किसी भी आइलैंड को तो टच करती ही नहीं है ना। पृथ्वी तल पर 180 डिग्री जो देशांतर रेखा है वो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा होती है हमारी, 180 डिग्री देशांतर रेखा को बोलते हैं।
और यह अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आपके बेरिंग स्ट्रेट, प्रशांत महासागर, चूकी सागर और आर्कटिक महासागर से गुजरती है। उसके बीच से इन सागरों और महासागरों से गुजरती है। लैंड में से कुछ क्यों नहीं गुजारा जाता है, क्योंकि एक ही लैंड पर फिर आपकी दो लाइन्स हो जाएंगी और इससे ये चीज़ें गलत हो जाती हैं। ठीक है, फिर एक ही लैंड पे दो तिथि हो जाएंगी। और एक बार ये क्वेश्चन ये भी आता है कि इसका कितनी बार विचलन हुआ है, यानी ये कितनी बार मुड़ी हुई है। तो भाई ये 3 बार मुड़ी हुई है, क्योंकि एक ही देश की 4 समूल में अगर हम बात करें तो ये इसी तरीके से बार बार यूँ मोड़ी गई है, ताकि एक ही देश में आपका जो ये है टच ना करे। ये लाइन अगर टच कर गई तो क्या हो जाएगा, आपके एक ही देश में एक ही दिन में दो तिथि हो जाएंगी, 2 डेट हो जाएंगी, जो कि उस देश के प्रशासनिक वर्क में या एग्जाम्स वगैरह में फिर ठीक नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए ये 2 की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रतिवेदन लिखने में निम्नलिखित शीर्षकों का सही क्रम नीचे दिए गए कोड से चयन कीजिए। ठीक है, आपको बताना है कि सबसे पहले क्या किया जाता है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, रिमोट सेंसिंग में भी और वैसे भी। तो सबसे पहले प्रतिवेदन लिखने के लिए हम बात करें तो सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास वही होना चाहिए हमारा एम, उद्देश्य। हम किस पे काम करने जा रहे हैं, हम किस पे रिसर्च कर रहे हैं या किस पे भी रिपोर्ट लिख रहे हैं। प्रतिवेदन को इंग्लिश में रिपोर्ट बोलते हैं। तो हमारा उद्देश्य हमें पता होना चाहिए। फिर उस उद्देश्य हमें पता है, जैसे हमारा पॉपुलेशन है, ठीक है, उद्देश्य हमारा पॉपुलेशन से रिलेटेड है, तो फिर हम पॉपुलेशन से रिलेटेड आंकड़ों का संकलन करेंगे। दूसरा काम होगा हमारा आंकड़ों का संकलन। तीसरा हम उसे मैप पे प्रेजेंट करेंगे। चौथा हमारा रहेगा निष्कर्ष निकालेंगे। तो हमारा राइट आंसर रहेगा भाई सबसे पहले ए, फिर डी, फिर बी और फिर सी। ए डी बी सी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, तो ये रहेगा हमारा क्रम किसी भी रिपोर्ट को तैयार करने में। नेक्स्ट आता है रंजित मानचित्र, जिसे बोलते हैं कोरोक्रोमेटिक मैप, वितरण दिखाने के लिए उपयुक्त होते हैं। तो ये आपके जो मानचित्र होते हैं ना, इन्हें रंगारेख मानचित्र भी कहते हैं। जो रंजित मानचित्र होते हैं कोरोक्रोमेटिक यानी रंगारेख मानचित्र भी कहते हैं। और इन मानचित्र से हमारे वनस्पति के प्रकारों को हम दिखाते हैं अच्छे तरीके से, क्योंकि जनसंख्या को तो हम डॉट मेथड से दिखाते हैं। ठीक है, तो रंगारेख मानचित्र कहते हैं अलग अलग भिन्न भिन्न तत्वों और वस्तुओं के वितरण को हम रंग भर के इसमें दिखाते हैं। तो जो भी आपके अगर हम बात करें प्राकृतिक मैप है, प्रदेश है, जो प्राकृतिक प्रदेश है, जैसे आपका हिमालय पर्वत है और उत्तरी भारत का विशाल मैदान है, प्रायद्वीपीय पठार है, तटीय मैदान है, तो इस तरीके का मैप अगर हमें दिखाना तो इसी विधि का यूज होगा। राजनीतिक मैप आपके पॉलिटिकल मैप है, अलग अलग आपको राजधानी दिखानी है, स्टेट दिखाने हैं। प्रशासनिक आपके एरियाज हैं, भूवैज्ञानिक क्षेत्र हैं, प्राकृतिक वनस्पति है, मिट्टियां हैं, इन सबको दिखाने के लिए इसी तरीके के कोरोक्रोमेटिक मैप का यूज होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसी क्षेत्र के वर्षा और तापमान के वितरण को प्रदर्शित करने की सबसे उपयुक्त मात्रात्मक विधि कौन सी है। तो भाई देखो, तापमान और वर्षा को दिखाने के लिए हम बात करें तो सबसे उपयुक्त हमारी विधि होगी कौन सी, तो आपका दिया हुआ है समताप रेखा, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, तो समताप रेखाओं के द्वारा हम दिखाएंगे किसी भी क्षेत्र की वर्षा और तापमान का वितरण। अगर हम बात करें यहाँ वर्णमात्री मानचित्र, मैंने अभी बताया अलग अलग घनत्व वाली छायाओं के द्वारा किसी भी चीज़ को जब हम दिखा देते हैं तो उसे वर्णमात्री मानचित्र कहते हैं। वर्णमात्री मानचित्र से हम जनसंख्या घनत्व दिखाते हैं, कृषि भूमि दिखाते हैं, प्रति व्यक्ति आय दिखाते हैं, किसी भी फसल का अलग अलग एरिया में जो उत्पादन है वो भी वर्णमात्री मानचित्र से दिखाते हैं। डॉट मेथड से आप जनसंख्या से संबंधित आंकड़ों को दिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मर्केटर प्रक्षेप पर एक दिश नौपथ यानी लोक्सोड्रम, बहुत बार एक्सटेट का फेवरेट आप क्वेश्चन कह सकते हैं, इसे बार बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन भाई। मर्केटर प्रक्षेप पर बात करें तो एक दिश जो नौपथ लोक्सोड्रम लाइन है वो किसे दिखाती है, हम बात करें तो वो आपके 2 स्थानों को मिलाने वाली बिल्कुल सीधी जो लाइन होती है उसे बोलते हैं एक दिश नौपथ रेखा या लोक्सोड्रम। ठीक है, देखो मर्केटर जो प्रक्षेप होता है, प्रोजेक्शन होता है, इसमें जो आपकी अक्षांश रेखाएं होती है बिल्कुल सीधी सीधी होती है और एक दूसरे के समानांतर होती है। जैसे जैसे आप भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हो तो इन रेखाओं के बीच का जो अंतराल है वो बढ़ता चला जाता है, यानी बीच की दूरी बढ़ती चली जाती है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अगर हम बात करें अक्षांश और देशांतर रेखाओं की जो मापनी है, जो स्केल है, उसमें उसके अनुपात में, उसके रेशो में भी वृद्धि होती चली जाती है। जो मर्केटर मानचित्र हैं ये आपके नौ संचालन में यानी नाव वगैरह के में यूज होते हैं ज़्यादातर, और विश्व के सामान्य मानचित्र के लिए ये अधिक यूज नहीं होता। तो नौ संचालन में ही इसका सबसे ज़्यादा यूज होता है, आपके नाव वगैरह चलाने में ही सबसे ज़्यादा यूज होता है मर्केटर को। नेक्स्ट आता है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, आपको बताना है। चलिए देखते हैं भाई कौन सा सही नहीं है।
ये GIS से रिलेटेड है, आपके जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, भौगोलिक सूचना तंत्र, जो कि सूचना प्रौद्योगिकी का अवयव नहीं है। बिल्कुल अगर हम बात करें सही नहीं है तो पहला ही सही नहीं है भाई, ये तो हमारी सूचना प्रौद्योगिकी का, हमारी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक फेमस अगर हम बात करें एलिमेंट है, तो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ये नहीं गलत है। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए था यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। भौगोलिक सूचना तंत्र 1960 के दशक में विकसित हुआ था, बिल्कुल करेक्ट। इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सारे प्रोसेस होता है, बिल्कुल करेक्ट। भौगोलिक सूचना तंत्र अभिकलित निकाय हैं, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ये आपके प्राकृतिक संसाधनों के सतत विकास और प्रबंधन के लिए भूमिका निभाता है, आंकड़ों का प्राप्त करता है, उन पे आंकड़ों को लेके उन पे विश्लेषण एनालिस करेगा, फिर उनका दोबारा से अध्ययन किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती है GIS के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गुटेनबर्ग असंबद्धता। चलो भाई, प्रैक्टिकल ज्योग्राफी के क्वेश्चन हुए खत्म और ये आपका शुरू हो गया है जियोमॉर्फोलॉजी, पृथ्वी की आंतरिक संरचना टॉपिक। तो चलिए, इससे भी ऐसा एग्जाम कोई भी एग्जाम उठा लो, ऐसा नहीं होगा कि इस टॉपिक से क्वेश्चन ना आए हो। तो फेवरेट टॉपिक है एग्जामिनर का। अब गुटेनबर्ग जो असंबद्धता है वो आपकी किन्हें अलग करती है, आपको ये बताना। तो चलिए देखते हैं। वैसे हम बात करें सीधे सीधे तो गुटेनबर्ग भैया आपके मेंटल एरिया को अलग करती है। ठीक है, आउटर मेंटल, बाह्य अंतरतम और आपके मेंटल एरिया को। तो इसका तो राइट आंसर रहेगा बाह्य अंतरतम और मेंटल एरिया को अलग करते हैं गुटेनबर्ग असंबद्धता, यानी आपके क्रस्ट और मेंटल के बीच है, क्रस्ट और मेंटल के बीच है गुटेनबर्ग असंबद्धता। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेंटल के ऊपरी भाग जिसके ऊपर पृथ्वी की भूपट्टी पल बन करती है उसको क्या कहा जाता है। तो भाई मेंटल का जो ऊपरी भाग है जिस पर हमारी पृथ्वी की भूपट्टी तैर रही है यानी पल बन कर रही है, तो उसे बोलते हैं एस्थेनोस्फीयर, जो कि आपकी पृथ्वी की भूपट्टी में 100 किलोमीटर की गहराई में पाए जाते हैं। मेंटल के ऊपरी भाग में ही ये एस्थेनोस्फीयर होता है, दुर्बलता मंडल। ठीक है, जिसके ऊपर आपकी भूपट्टी तैरती है और इसी दुर्बलता मंडल से आपके भूकंप भी पैदा होते हैं। और ठीक है, ये हमारी पृथ्वी का एक अंग भी है हम कह सकते हैं। और आपका प्लेट विवर्तन की जो सिद्धांत है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, वो भी आपके इसी एस्थेनोस्फीयर से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों का आपको प्रशिक्षण करना है। तो चलिए देखते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना से रिलेटेड कथन। एस्थेनोस्फीयर आंशिक और पिंगली अवस्था में है। भाई अगर हम बात करें तो हमें सही बताना है, सही कारकों को बताना है। बिल्कुल करेक्ट है, जो एस्थेनोस्फीयर है वो हमारी पिंगली हुई अवस्था में है, थोड़ी आंशिक यानी थोड़ी कम। लिथोस्फीयर की मोटाई लगभग 100 किलोमीटर है। तो इसकी हम बात करें, बिल्कुल करेक्ट है। लिथोस्फीयर लगभग डाल दिया ना तो 100 किलोमीटर है, बिल्कुल करेक्ट। महाद्वीपीय क्रस्ट मुख्यतः ग्रेनाइट से बनी, ये भी बिल्कुल करेक्ट है भाई। महाद्वीपीय जो आपका क्रस्ट है ग्रेनाइट से बना हुआ है। पृथ्वी का क्रोड यानी कोर मैग्नीशियम से बना है, बिल्कुल गलत है, लोहे और निकल से बना है। तो A B C तीनों करेक्ट है, बट D हमारा गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ABC। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। पृथ्वी का अधिकांश भाग मेंटल है। ठीक है भाई, पृथ्वी का जो अधिकांश भाग है मेंटल है, बिल्कुल करेक्ट। पृथ्वी की परत सियाल से बनी है, पृथ्वी की एक परत सियाल से बनी है, बिल्कुल करेक्ट। सागर तल सीमा से बना है, बिल्कुल करेक्ट। आपके जो महाद्वीप है वो सियाल से बने हैं, महासागर आपके सीमा से बने हैं, ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। सीमा सियाल के ऊपर तैरता है, गलत है ना। ठीक है, सीमा कैसे सियाल के ऊपर तैरेगा, आपके महाद्वीप नीचे चले गए और महासागर ऊपर, तो ऑप्शन नंबर D हमारा क्या है, गलत है। सियाल आपका सीमा के ऊपर तैरती है। ठीक है, सियाल जो लेयर है, सियाल यानी सिलिका प्लस एल्यूमिनियम, जो आपकी आउटर क्रस्ट है और सीमा आपकी इनर क्रस्ट है। तो सियाल सीमा के ऊपर तैरती हैं। और स्वेस महोदय ने, किसने बांटा था पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 लेयर्स में? स्वेस महोदय ने, सवेस याद रखना, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया था। स्वेस महोदय ने बांटा था भाई सियाल, सीमा और नीफे में, याद रखना, सियाल, सीमा और नीफे में बांटने वाले थे स्वेस महोदय। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऊंचावच भूदृश्य में लंबवत ऊंचाई के अंतर को व्यक्त करता है।
हमें क्या बताना, हमें सत्य कथन बताने हैं, ठीक है। तो साथ ही साथ देखते चलते हैं कौन सा कथन हमारा सत्य है। तो ऊंचावच भूदृश्य में लंबवत ऊंचाई को, बिल्कुल करेक्ट, उसे ही तो ऊंचावच बोलते हैं जो आपकी लंबवत ऊंचाई को दिखाते हैं। पृथ्वी की सतह का ऊंचा नीचा स्वरूप सतलाकृति कहलाता है, बिल्कुल करेक्ट। उच्चतादर्शी वक्र, जो कि हद से ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा जाता है, उच्चतादर्शी वक्र से रिलेटेड क्वेश्चन, क्षेत्रफल और ऊंचाई के द्वारा पृथ्वी की सतह के विस्तार को प्रदर्शित करता है, बिल्कुल करेक्ट। पृथ्वी के क्षेत्रफल और पृथ्वी की ऊंचाई के एक वक्र के द्वारा प्रदर्शित करना ही उच्चतादर्शी वक्र है। और इसने ये सबने प्रैक्टिकल में बनाया भी है, बट याद नहीं होगा, ठीक है। तो तीनों ही कथन आपके बिल्कुल करेक्ट हैं, तो सारे कथन करेक्ट हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारत क्षेत्र का उत्तर दक्षिणी विस्तार और पूर्व पश्चिम विस्तार। ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है भाई, ये आपको लर्न होना चाहिए, पता होना चाहिए कि भारत का उत्तर से दक्षिण में कितना विस्तार है, कितने किलोमीटर लंबाई है, कितने किलोमीटर चौड़ाई है। तो 3214 किलोमीटर है भाई, और 2933 किलोमीटर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो भारत देश का उत्तर दक्षिणी विस्तार की बात करें वो 3214 किलोमीटर है, और आपके 2933 पूर्व से पश्चिम विस्तार है। भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, और 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर भी लिख सकते हैं, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.43% है भारत का क्षेत्रफल। और भारत का विश्व में 7वां स्थान है भाई क्षेत्रफल की दृष्टि से। जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पृथ्वी का निम्न में से कौन सा भाग सबसे गर्म है, आपको बताना है। महाद्वीपीय भूपट्टी, आंतरिक कोण, मेंटल या सागरीय भूपट्टी। तो सबसे गर्म भाग अगर हम बात करें तो पृथ्वी का आंतरिक भाग है, जिसे हम बोलते हैं कोण। कोण यानी आंतरिक कोण। तो राइट आंसर हो जाएगा इनर, जो हमारा कोण एरिया वो सबसे ज़्यादा गर्म है। कोर पृथ्वी का सबसे आंतरिक भाग है, जिसे बैरिस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है। बैरिस्फीयर भी बोलते हैं भाई इसे, बैरिस्फीयर भी कहते हैं क्योंकि ये लोहा और निकेल से बना है, इसलिए इसे नीफे भी कहते हैं, NIFE, नीफे के नाम से भी जाना जाता है। 2900 से लेकर 5150 किलोमीटर तक आपका जो है वो है आउटर कोर, और 5150 से लेकर 6371 यानी पृथ्वी के केंद्र भाग तक है आपका इनर कोर। कोर का अधिकतम भाग 5500 डिग्री सेल्सियस, और इसका जो घनत्व है वो 13 आपका क्या है ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। गॉट इट, समझ में आ गया, ठीक है। तो भाई ये थे आपके आज की वीडियो के हमारे 30 क्वेश्चंस। आशा करती हूँ सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। 30 की तो क्या बात करें, 100 क्वेश्चन करा दिए मैंने आज की वीडियो में, और सारे क्वेश्चन्स मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, ध्यान से पढ़ लेना। कोई इश्यू हो तो कमेंट भी कर सकते हो, बता सकते हो आप मुझे, ठीक है। और किसी को भाई नोट्स चाहिए तो वो 9728771666 नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकता है व्हाट्सएप पे। सारे नोट्स आपको पेड मिलेंगे। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। ओके, बाय बाय, सी यू।